करके ही नहीं देखा। चलो करते हैं इसको। किसी से भी नहीं बना। 4 24 आ रहा है, चलो ठीक है। हाँ भाई, ऑनलाइन वाले तुम लोग भी हालचाल बता दो। बोल रहे हैं सर आप हमारे हालचाल नहीं पूछते हैं। ठीक है। क्वेश्चन कट हो रहा है। राहुल सर, क्वेश्चन को देखो एक बार। इधर तो ठीक है। अच्छा, ये तो फिर कैमरे में कुछ है क्या? आवाज डबल आ रही है। चलो देखिए, कल मैंने आपको ये वाला क्वेश्चन बताया था। इसमें आपको जो करना है, राम और श्याम के पास समान लंबाई की भिन्न मोटाई की एक मोमबत्ती है। राम की मोमबत्ती 3 घंटे में जल जाती है, श्याम की 4 घंटे में। दोनों दोपहर 2 बजे एक साथ जलाते हैं। तो किस समय राम की मोमबत्ती की लंबाई श्याम की मोमबत्ती की लंबाई की आधी होगी, है ना? राम की जो मोमबत्ती है वो श्याम की आधी होगी, मतलब अनुपात 1:2 होना चाहिए। यही मतलब निकलेगा क्या? श्याम की हाफ होनी चाहिए। चलो अच्छी बात है। तो आप ये देखिए कि राम के पास जो मोमबत्ती है वो 3 घंटे में जल जाती है, और श्याम के पास जो मोमबत्ती है वो 4 घंटे में जल जाती है। तो मैंने कहा था और आपसे प्रश्न में क्लियर कहा है कि दोनों के पास जो मोमबत्ती है उसकी लंबाई कैसी है? समान है। लंबाई अगर समान है तो आप इनका एलसीएम लेंगे। इनका एलसीएम आप 12 ले लें। तो मान लो कि मोमबत्ती 12 सेंटीमीटर की है। 12 हो 24 हो कुछ भी लो, आंसर सेम आएगा। इसके बाद हम ये निकालते हैं कि यहां पे मोमबत्ती किस रफ्तार से जल रही है ना? तो 12 सेंटीमीटर लंबी जो मोमबत्ती है वो 3 घंटे में जलती है। इसका मतलब क्या हुआ? इसकी स्पीड है 4 सेंटीमीटर प्रति घंटे, है ना? और ये वाली भी 12 सेंटीमीटर लंबी मोमबत्ती 4 घंटे में जलती है। इसकी स्पीड है 3 सेंटीमीटर प्रति घंटे। चलो अब देखो, दोनों की जो ये राम की मोमबत्ती हो गई, एक श्याम की हो गई, दोनों की मोमबत्ती 12-12 है ना? आगे आपसे यहां पे क्या कहा गया है? कितने घंटे 2 बजे एक साथ जलाते हैं। चलो वो बात की बात है। इसकी मोमबत्ती 4 की स्पीड से कितने घंटे तक जले, और ये वाली मोमबत्ती 3 की स्पीड से कितने घंटे जले, कि राम की मोमबत्ती की लंबाई श्याम की आधी हो जाए। यही मतलब है। तो ये आ जाएगा 1, ये आ जाएगा आपका 2। ऐसे ही करेंगे। चलो इधर आप गुणा करोगे तो ये हो जाएगा 24। 24 में से 12 जाएगा तो 12 ही बचेगा, है ना? और इधर आप देखेंगे तो ये हो जाएगा 8। ठीक है, और ये कितना हो जाएगा आपका? 6। ठीक है ना? 4 8 और 3, हाँ ठीक है। ये आ जाएगा आपका 5h बराबर 12। तो h बराबर आएगा 12/5। इसको दशमलव में मत लाना। ये चीज आपको मैं समय दूरी सॉरी समय हाँ समय दूरी चाल वाले चैप्टर में बताऊंगा। फिर भी आप याद रखें कि समय को कभी दशमलव में ना लाएं। समय को हमेशा भिन्न में लाएं, फ्रैक्शन में लाएं। 12 में 5 का भाग दिया तो 5 दूनी 10, बचेगा 2/5। तो 2 सही 2/5 घंटे बाद दोनों मोमबत्तियों का जो रेशो है वो ये हो जाएगा। लेकिन 2 घंटे तो समझ में आता है। 2/5 का मतलब क्या माना जाएगा? तो 2 घंटे प्लस 2/5 को हम मिनट्स में बदलेंगे, है ना? तो इसको आप कन्वर्ट कर दोगे 12 बार, 12 दूनी 24। तो ये जो 2 सही 2/5 दिख रहा है, ये वास्तव में 2 घंटे 24 मिनट है ना? 2 घंटे 24 मिनट बाद उनका अनुपात 1 और 2 होगा। लेकिन दोनों मोमबत्तियां जलना कितने बजे शुरू हुई थी? 2 बजे। तो 2 बजे के 2 घंटे 24 मिनट बाद, मतलब फाइनल आंसर जो आपका आना चाहिए वो क्या आना चाहिए? 4:24, मतलब ऑप्शन बी। ये आंसर आएगा। आया क्या समझ में? बोलो जल्दी। तो बना क्यों नहीं था फिर जब समझ में आ गया तो? 2:24 आ गया था। कोशिश नहीं करी होगी आप लोगों ने, है ना? सही सही बताओ। मम्मी की कसम खिलाऊं? हाँ, नहीं देखा ना? क्यों नहीं देखा? काम रहते हैं। बेरोजगारों के पास पढ़ने के अलावा कौन सा काम होता है? हाँ? क्या? चलो, कोई दिक्कत? आगे बढ़ जाएं। चलिए,
नेक्स्ट। हम्म। हो गया। एक मेले में प्रवेश टिकट के मूल्य में 3 और 7 के अनुपात में वृद्धि हुई। मेले में आने वाले लोगों की संख्या 16-13 के अनुपात में कम हुई। कुल संकलन में अनुपात में वृद्धि या कमी? देखो कुछ नहीं है। टिकट का मूल्य, जो टिकट का प्राइस था, उसका रेशो कितना हो गया? 3 और 7। इस 3 और 7 का मतलब पता है? अगर पहले रेशो 3 था तो अब कितना हो गया है? 7 हो गया है। इतना ठीक है। मेले में आने वाले लोगों की संख्या 16-13 के अनुपात में हो गई। मतलब जो नंबर ऑफ पर्सन है, लोग हैं, वो अगर पहले 16 लोग आते थे तो अब 13 आने लगे, है ना। इधर टिकट का प्राइस बढ़ा तो लोगों की संख्या कम हो गई, सीधी सी बात है। तो पहले अगर लोग 48 रुपए देते होंगे तो अब कितना दे रहे हैं? ठीक है, रेशो 16-13। हाँ, तो अब कितना दे रहे हैं? 91 दे रहे हैं। ये और किसी से कैंसिल होंगे क्या? नहीं होंगे। अच्छा, यही पूछा है क्या? बस, तो यही आंसर है। तो अच्छा, इसको इंक्रीज बोलेंगे कि डिक्रीज बोलेंगे? इसको इंक्रीज बोलेंगे। पहले 48 रुपए इकट्ठे होते थे, अब 91 हो रहे हैं, तो इंक्रीज्ड इन 48 रेशो 91, ये आपका आंसर आएगा। ठीक है, कोई दिक्कत इसमें? एक छोटी सी चीज हम आपके साथ मतलब अगले चैप्टर से चेंज करेंगे। कल आपकी क्लास के कुछ बच्चों के साथ डिस्कशन भी हुआ। ऑनलाइन बच्चे भी एक चीज की डिमांड करते थे, और आप लोगों को ऐसे खाली बैठे हुए देखकर मजा भी नहीं आता है। थोड़ा सा आपकी प्रैक्टिस और लिखने का काम सही हो, तो हम अगले चैप्टर से एक सिस्टम ये चेंज कर रहे हैं। जैसे हम परसेंटेज पढ़ने वाले हैं, मान लीजिए परसेंटेज में मैं आपको 150 क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगा, तो इस 150 क्वेश्चन की शीट आपको एडवांस में मिल जाएगी। ठीक है, आपको मिल जाएगी। ऑनलाइन वालों को ऑनलाइन फॉर्म में मिलेगी, ऑफलाइन वालों को प्रिंटेड फॉर्म में मिलेगी। तो आपको ये शीट मिल जाएगी। इस शीट को आप लेकर अपने पास रखेंगे, है ना। और एक काम आपको अब क्या करना है कि आपको सिस्टमेटिक नोट्स बनाना है ना। मतलब मैं देखता हूं कई लोग तो कॉपी पेन तक नहीं निकालते, मस्त ऐसे बैठे रहते हैं। हाँ सर, अगला चलने दो सर, बढ़िया, है ना। कई लोग ऐसे मैंने देखे हैं। तो ऐसा पढ़ने में आपको समझ में तो सब आएगा, लेकिन मतलब समझ में भी आएगा, मजा भी आएगा, लेकिन बाहर जाके कुछ भी याद नहीं रहेगा, है ना। आपको रिवीजन करने को कुछ नहीं मिलेगा। तो एक बात ये हो जाएगा। दूसरा उससे फायदा ये होगा कि जो क्वेश्चंस आने वाले हैं वो आप थोड़ा सा पहले पढ़ के आओगे, देख कर आओगे, तो ज्यादा समझ में आएगा। क्योंकि एक समस्या क्या है, क्वेश्चन लिखने में टाइम बहुत वेस्ट होता है। तो आपको अगर मैं स्कूल जैसा कहूंगा कि चलो भैया इसको लिख लो, फिर मैं खड़े रहूं, फिर कोई बोलेगा सर 2 मिनट, एक आखिरी की लाइन और बची है ना, तो मजा नहीं आएगा उसमें। तो बेटर कि आपको पहले ही प्रिंटेड फॉर्म में शीट मिल जाए, आपको क्वेश्चन लिखने की जरूरत नहीं है, और जो सॉल्यूशन है वो आप सिस्टमेटिक क्वेश्चन नंबर्स के साथ लिखते चलोगे, है ना। कि क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, तो आपके नोट्स भी अच्छे से बनेंगे और रिवीजन करने में भी आपको हेल्प रहेगी। ये ठीक रहेगा क्या? है ना। और यही सिस्टम आपके दूसरे सब्जेक्ट में भी मैंने डिस्कशन किया है। तो बाकी जिन जिन सब्जेक्ट में ऐसा पॉसिबल होगा, अदर क्लासेस में भी इसको हम करेंगे। ठीक है, ओके। चलो, और क्या बोलना था आप लोगों को? इसके अलावा टेलीग्राम ग्रुप का कुछ ऑनलाइन बच्चे पूछ रहे हैं, आप लोग भी याद रखें। आप लोग को क्या करना है, जैसे जो डाउट्स होते हैं ना, टेलीग्राम पता है ना सभी को, टेलीग्राम एक ऐप है, और इस पे हमारा एक ग्रुप बना हुआ है। 2 ग्रुप है, एक तो विनर्स इंस्टीट्यूट इंदौर के नाम का है, जो मेन ग्रुप है, जिसमें मोर देन 86,000 लोग जुड़े हुए हैं, 86,000 लोग इस पे जुड़े हैं। एक तो ये आपको ज्वाइन जरूर करना चाहिए। और दूसरा एक मिलेगा आपको विनर्स डाउट क्लियरिंग ग्रुप। ठीक है, विनर्स डाउट क्लियरिंग ग्रुप।
इस ग्रुप को आप सभी जरूर ज्वाइन करें। आपको कभी भी कोई डाउट आता है किसी भी क्वेश्चन में, फोटो खींचें और इस पर डालें। जो होनहार समझदार जो विद्यार्थी हैं वो इस पे आपको सॉल्यूशन भेजते हैं। और आपको लगता है कि सर मुझे कोई डाउट होता ही नहीं है, मतलब मैं अच्छा हूं पढ़ने में, अच्छी बात है। तो आप क्या कर सकते हो कि आप लोगों के डाउट्स क्लियर कर सकते हो, है ना। क्योंकि एक बात आप समझना, डाउट क्लियरिंग, लोगों के डाउट बताना एक बहुत अच्छी आदत होती है। क्यों? क्योंकि मान लीजिए कि किसी एक बच्चे ने आज मैथ्स के 10 क्वेश्चन सॉल्व करे, उन 10 क्वेश्चन में से उससे 8 क्वेश्चन तो बन गए लेकिन 2 क्वेश्चन नहीं बने, ठीक है। तो अगर उसने 2 क्वेश्चन उस ग्रुप पे पूछे हैं या उसने 2 क्वेश्चन वहां पे पूछे हैं और आपने वो बता दिए, तो आपने बताए 2 क्वेश्चन है लेकिन आपके सॉल्व कितने हो गए? 10। क्योंकि जो उससे बना वो तो आपसे भी बन जाता है ना। और जिसमें वो फंसा, अगर आपने वो कर दिया तो आपकी मेहनत उससे ज्यादा हो गई, है ना। और मेन हमेशा आप देखना, नॉर्मल क्वेश्चन सब कर लेते हैं, जो डाउटफुल होते हैं वो बताने में आपके अंदर ही इंप्रूवमेंट होता है ना। और उस पे दिन भर बहुत सारे अच्छे अच्छे प्रश्न आते हैं, अच्छे लेवल के क्वेश्चंस आते हैं। तो आप वहां पे डाउट जरूर दूर किया करो, है ना। या तो आप वहां पे डाउट पूछ भी सकते हो और नहीं तो आप दूसरों के डाउट्स क्लियर भी कर सकते हो। बहुत अच्छा काम है वो, और वो सभी लोग कर सकते हैं। उसमें हर लेवल के क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, है ना। टेलीग्राम पे आप जाइएगा, सर्च कीजिएगा विनर्स डाउट क्लियरिंग ग्रुप। लगभग 6000 बच्चों का ये ग्रुप है, इस पे आप ज्वाइन कर लेना। कौन से? एक रीजनिंग का अलग होगा, नहीं, मैं यहां जो मैंने लिखा ना वो आप सर्च करना, विनर्स डाउट क्लियरिंग ग्रुप, 6000 लोगों का ग्रुप होगा, इसको आप डाउनलोड करना, मतलब ज्वाइन करना। और एक रीजनिंग का भी है, वो सर्च करोगे तो उसी में लिंक मिल जाएगी कि रीजनिंग का ग्रुप अलग है। हाँ, आप देखो ऑनलाइन वाले बच्चे पूछ रहे हैं जो पीडीएफ मिलेगी वो डाउनलोड होगी कि नहीं? आराम से डाउनलोड हो जाएगी। आप उसको डाउनलोड करके प्रिंट आउट खुद भी निकाल सकते हो। आप भी अगर ऑनलाइन पढ़ रहे हो तो प्रिंट आउट निकाल के रख लो और उसको आप साथ ही साथ पढ़ सकते हो। तो सेम ऑफलाइन जैसा सिस्टम आपका भी बन जाएगा, ठीक है। मंडे से हम लोग परसेंटेज चैप्टर स्टार्ट करेंगे। कल हमारा रेशो खत्म हो जाएगा, मंडे स्टार्ट करेंगे। चैप्टर खत्म होने के बाद आपको क्लास स्टडी शीट, प्रैक्टिस शीट और इसके टेस्ट, ये 3 चीजें आपको मिलेंगी। फिर मंडे से हम प्रैक्टिस परसेंटेज चैप्टर स्टार्ट करेंगे। और परसेंटेज में आपको सारी शीट में, सारी शीट से मतलब जो हम पूरे 150 क्वेश्चन करने वाले हैं वो शीट आपको एडवांस में पहले मिल जाएगी, ठीक है। तो आपके लिए फिर नोट्स बनाना थोड़ा सा इजी हो जाएगा, पढ़ने में भी अच्छा रहेगा। ओके, क्या नोट्स पे गिफ्ट? अच्छा, वो पुराना सिस्टम, करते हैं, उसको भी करते हैं। चलिए आगे बढ़े। कुछ बोल रहे हैं कोई? नहीं? टाइमिंग क्या? अरे बोला, पूरा बोला करो, ऐसे बोल के गायब कौन होता है? ये ढूंढते ही रह जाओ कौन बोल रहा है। हाँ, नींद आती है, सो लिया करो ना। चलो इसको देखो भाई, भूख लग रही तो खाना खाओ, नींद आ रही तो सो जाओ। अब क्या करें उसमें? टाइम चेंज करें? टाइम तो अच्छा है ये। टाइम चेंज नहीं करेंगे, टाइम बढ़ाएंगे। 1.5 घंटे क्लास करेंगे, थोड़ा सा मेरा शेड्यूल ठीक हो जाए फिर चेंज करेंगे, है ना। बाकी आप यहां ध्यान दें। और एक और ऑफलाइन वालों को मैं एक चीज बोल रहा हूं, आपकी मैं अटेंडेंस या ऐसा कुछ सिस्टम प्लान कर रहा हूं ताकि आप रेगुलर रहें। क्योंकि देखो फ्री की चीज फ्री की होती है ना। और फ्री की कभी कदर इंसान नहीं करता है, ये मुझसे अच्छा कोई नहीं समझ सकता, है ना। और ये आप भी समझोगे। तो मैं एक चीज करने वाला हूं कि जो बच्चे रेगुलर हैं, या इसको अपनी भाषा में अम्मोस पुन्नम आना बोलते हैं, अम्मोस पुन्नम समझते हो, आज आ गए, आज तो भूख लग रही यार, घर चलते हैं, आज नहीं पढ़ाई करते। फिर किसी दिन अचानक कोई भूत आया शरीर में, आज बैठ के पढ़ लेते हैं, मैथ्स अच्छा करना पड़ेगा। तो ऐसे जितने भी पापी लोग हैं जो कभी आ रहे कभी नहीं आ रहे, ऑनलाइन में भी, है ना, आप ध्यान रखिए, मैं आपको अलाउ नहीं करूंगा आपकी अटेंडेंस का। वैसे मेरी एक आदत बहुत अच्छी है, 2 चीजें मेरे अंदर क्वालिटी है, एक तो मुझे चेहरा पढ़ना आता है और दूसरा मुझे चेहरे याद भी रहते हैं, है ना। आप थोड़े दिन बाद देख लेना, मैं आराम से बता दूंगा भाई तुम 10 दिन बाद आ रहे हो। ये पुराने जो ऑफलाइन वाले बच्चे उन्हें पता होगा, तो मैं भगा दूंगा ऐसे बच्चों को। क्योंकि जब आपको, या तो फिर आप 8-10 हजार फीस दो और फिर भले मत आओ, कोई दिक्कत नहीं, पर ऐसा होगा ही नहीं अगर फीस दोगे तो, क्योंकि आपने फीस नहीं दी है ना। मस्त पढ़ने को मिल रहा है तो कभी पढ़ लिया कभी नहीं पढ़ लिया, तो ऐसे सभी बच्चों को मैं भगा दूंगा। तो या तो आप रेगुलर रहिए
और नहीं तो फिर आप आना बंद कर दीजिए। दूसरे बच्चों को मौका देंगे, दूसरे बच्चे जो पढ़ना चाहते हैं उन्हें वो मौका देंगे। तो आपको एक बार अच्छे से आसान भाषा में चेतावनी दे रहा हूं, फिर आप जिस भाषा में समझेंगे उस भाषा में मैं आपको समझाऊंगा, है ना। कल पीछे थोड़ा सा खाली था, आज पीछे वाले, आज मौसम अच्छा था तो ये आके बैठ गए। कल गर्मी पड़ेगी निकल लेंगे, भूख लगेगी आज तो घर चलेंगे, तो मैं छोड़ूंगा नहीं तुमको। भाई सीखना हो तो अच्छे से सीखो ना, रोज आओगे। ऑनलाइन वालों के लिए भी ये नियम है, अगर रोज पढ़ोगे तो समझ में आएगा। कभी आ गए कभी नहीं आए, कभी पढ़ लिया कभी नहीं पढ़ लिया, कोई मतलब नहीं है इससे, ठीक है। तो अगर कोई सुविधा मिली है, हमारे देश में एक सबसे बड़ी समस्या क्या है कि यहां पे लोगों को फायदा उठाना नहीं आता, है ना। सुविधा नहीं मिलेगी ना तो हमारे भारतीय लोग रोते हैं कि हमें ये नहीं मिला, हमें वो नहीं मिला, और जब मिल जाती है ना तो उसका फायदा उठाते ही नहीं आता। जब तक कोई चीज नहीं मिलती तब तक चाहत रहती कि वो मिल जाए, मिलने के बाद उसकी कदर ही नहीं करते, है ना। तो ये हमारे देश का दुर्भाग्य है, लेकिन यहां पे मैं ऐसा नहीं चलने दूंगा, मैं भगा दूंगा, ठीक है। चलो इसको पढ़ो सब लोग। इनको फ्री क्यों पढ़ा रहे हैं, क्या करें हम। इन्होंने तुमसे आठ तो नहीं, बाकी 4 या 5 गुना फीस दी है, तब ये दूसरा कोर्स ज्वाइन करा है, इसलिए इनको फ्री में पढ़ा रहे हैं। आप भी ऑफलाइन में एडमिशन लो, आपको भी फ्री पढ़ाएंगे। क्या। दहेज में आए। चलो देखो इधर। आया क्या आंसर। एकदम सेम क्वेश्चन है, इसमें बस रुपए में और इन्वॉल्वमेंट हो गया है। यदि 8:11 के अनुपात में टिकट के मूल्य में वृद्धि की जाती है तो बेचे गए टिकटों की संख्या 23 और 11 अनुपात से गिरावट आती है। राजस्व में हुई वृद्धि क्या है अगर टिकट के मूल्य में वृद्धि से पहले राजस्व 36,800 था। कुछ नहीं है, टिकट का जो प्राइस है वो 8 से क्या हो गया 11, तो संख्या जो है वो क्या हो गई 23 से 21 हो गई। ये प्राइस है और ये संख्या है टिकट्स की। 8 रुपए की 23 टिकट पहले बिक जाती थी, तो ये आ जाएगा 4 कैरी हो जाएगा 2, 16 और 2 184 आएगा, और ये आ जाएगा 132 231 आ जाएगा, है ना। अब ये बताओ, ये पुराना रेवेन्यू कलेक्शन है, पहले इतनी फीस आती थी अब इतनी फीस आ रही है ना, या इतना अमाउंट कलेक्ट हो रहा है, तो यहां वृद्धि हुई या कमी हुई, वृद्धि हुई। हालांकि आपसे बोला है पुराना राजस्व, पुराना जो रेवेन्यू कलेक्शन है वो कितना था 36,800 था, तो 36,800 अगर 184 के बराबर है, भाई ये भी पुराना राजस्व ये भी पुराना, तो नया वाला कितना, तो 231 से गुणा करेंगे। ध्यान से अगर आप यहां देखें तो ये जस्ट दुगना है क्या, है ना, तो इसका दुगना कर दो। पूछा क्या है पहले ये देख लें यार, वृद्धि कितनी हुई। चलो अगर मैं इसमें गुणा करूंगा ना, अगर मैं 231 से गुणा करूंगा तो मुझे मिलेगा नया रेवेन्यू, टोटल नया कितना आया, लेकिन उन्होंने पूछा ही नहीं है। उन्होंने पूछा है पहले से कितना ज्यादा कलेक्शन हो रहा है, तो पहले और इसमें अंतर देखेंगे। 11 में से 4 गया 47 है ना, 11 में से 4 गया 7, और 22 18 4, ठीक है। 43 का दुगना कितना होता है 9,400, ये आपका आंसर आएगा। समझ में आया, है ना। कब क्या रखना है, किसका गुणा करना है, किसका भाग देना है, यह प्रश्न उसकी भाषा पर डिपेंड करता है। कभी रट्टा मत मारो, ये पुराना कलेक्शन था तो पुराने से भाग दिया। आपसे बोलते नया अब कितना हो गया तो 231 से गुणा करते हैं। आपसे बोला कितने की वृद्धि हुई तो आपने अंतर लेकर 47 रख दिया, आंसर आ गया। ठीक है, ओके है। चलो हाँ जी, चंदन कुमार बोल रहे हैं, सब ऊपर से जा रहा है। चंदन, ये अपनी कौन सी क्लास है आज, 10वीं क्लास है ना। आप 10th क्लास में आए हो, आप पहली क्लास से देखना शुरू करो, सब समझ में आएगा। डायरेक्ट 10वीं में एडमिशन नहीं लेते, पहले KG1 KG2 होता है। आज का सबसे आसान प्रश्न,
इधर आगे आ जाओ ना, तुम चाहो तो इधर आ जाओ, आ जाओ आ जाओ। यहाँ भी खाली है ना, यहाँ आ जाओ। अब आप इधर भी बैठ सकते हो, यहाँ भी दिखने की दिक्कत नहीं आएगी अब, है ना। चलो पढ़ लिया क्या? इजी है टफ है? बताओ आंसर इजी है तो। लैंग्वेज समझ में नहीं आ रही? ओके अमित कुमार। रिकॉर्डेड देखने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। बता दूं? आंसर तो मुझे नहीं पता है। ए और बी के वेतन का योग और उनके वेतन का अनुपात, अंतर का अनुपात 11 और 1 है, और यही चीज बी और सी के लिए है। ए का वेतन सबसे ज्यादा है, सी का वेतन सबसे कम है। बी का वेतन क्या है दिया गया है, कुल वेतन 1,82,000 है ना। आपसे बोल रहे हैं कि ए और बी के वेतन का योग और ए और बी के वेतन के अंतर का अनुपात कितना है, तो वो है 11:1। ऐसे ही मतलब है क्या? और इसी प्रकार बी और सी का वेतन और बी और सी के वेतन का डिफरेंस का रेशो भी कितना है, 11:1 है ना। मुझे बताओ कोई सी संख्या, आप हिट एंड ट्रायल थोड़ा मारो, सोचो ऐसी कौन सी संख्या है जिनको जोड़ने पर 11 और अंतर 1 आए। 6 और, अरे अंतर 1 लाना है, 10 और 1 कहां से, 10 और 1 का अंतर 9 होता है। तो ये क्या हो सकता है, 6 और 5 और 6 और 5, यही होगा ना भाई। 6 और 5 अगर होगा तो 6 और 5 11, 6 और 5 का अंतर 1। अच्छा यहां भी 11:1 है, तो ये भी 6 और 5, ये भी 6 और 5 होगा। तो मुझे एक बात पता चल गई कि ए और बी का रेशो है 6 और 5, और बी और सी का रेशो भी कितना है, 6 और 5। तो इनको एक बना लो, इधर 5 ले लो, इधर 6 ले लो। ये आ गया 36, ये आ गया 30, ये आ गया 25। यही उन्होंने कहा था, ए का वेतन सबसे ज्यादा है, बी का वेतन सबसे कम है। अच्छा कुल वेतन कितना है, 1,82,000। तो सबसे डिवाइड कर दो, 3 3 6 9, 91 आएगा क्या? इनका योग 91 आएगा। 91 का ये कितना गुना है, दुगना है। ध्यान से देखो, तो ये 2,000 बार कैंसिल होगा। तो 1 की वैल्यू कितनी आ गई, 2,000। आपसे किसके बारे में पूछा है, बी के बारे में। बी का रेशो मतलब कितना हो गया, 30। ठीक है, तो 30 से कैंसिल करोगे तो कितना आ जाएगा, मतलब मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा, 60,000। ये बी का वेतन आ गया। बी आंसर है इसका। आसान एकदम। हाँ 5 6 ले सकते हैं। अगर 5 और 6 लोगे तो देखो यहां पे रेशो गलत बनेगा, है ना। अगर यहां लोगे तो यहां रेशो उल्टा हो जाएगा। और उन्होंने कहा है कि ए का ज्यादा होना चाहिए, सी का कम, मतलब ए की वैल्यू बड़ी आएगी, सी की छोटी आएगी। इसलिए ए को बड़ा, बी को छोटा, बी को बड़ा, सी को छोटा। बड़े आगे। नहीं नहीं, यहां और इनसे कोई मतलब नहीं है यहाँ पे। नेक्स्ट। चलो देख लें, 1 मिनट रुकें। ठीक है रुक जाते हैं।
14, 16, 20, 18 भी बोले दो, चारों ही ऑप्शन हो जाएंगे। हाँ भाई, हमारे ऑनलाइन वाले बच्चे तो 14 आंसर दे रहे हैं, 14। देखिए, तीन अलग अलग डिब्बे हैं जिनकी क्षमता है, इसमें 24 किलो गेहूं है ना, इसमें 36 किलो है, और इस वाले में 84 है ना। तीन तरह के गेहूं एबीसी से भरे हुए हैं। ये ए क्वालिटी का गेहूं है, ये बी है, और ये सी है ना। तीनों को हमने मिला दिया। तीनों प्रकार के गेहूं को अच्छे से मिलाने के बाद तीनों डिब्बे में हमने वापस भर दिया। तीसरे डिब्बे में ए वाला गेहूं कितना होगा, है ना। तीसरे डिब्बे में ए वाला गेहूं, पहले तो ये बताओ कि टोटल गेहूं कितना है। सबका टोटल करोगे तो 24 प्लस 36 प्लस 84, है ना। इसमें से 24 ए वाला गेहूं लेना है, जिसको लेना है वो हम ऊपर रखेंगे, और कौन से डिब्बे में चेक करना है, 84 वाले में, तो 84 से गुणा कर देंगे, इतना सा काम है। इन तीनों में से 24 वाला इस वाले डब्बे में कितना जाएगा। तीसरा डब्बा जो है सी वाला, उसकी क्षमता 84 है, तो 84 वाले बॉक्स के अंदर ये 24 वाला कितना जाएगा। तो 24 ऊपर रखोगे, टोटल नीचे रखोगे, और जिस डिब्बे को लेना है, बी बोलते तो 36 रखते, ए बोलते तो 24 ही रखते, है ना। इसको आपको अब सॉल्व करना है, तो ये आ जाएगा आपका 24, इनका टोटल कितना आ जाएगा, हाँ 144, और गुणा किसका करना है, 84 का। 24 के पहाड़े में ये आता है क्या, 6 बार आता है ना, और 6 से इसको मल्टीप्लाई कर दोगे तो 14 आ जाएगा। तो तीसरे डब्बे में ए क्वालिटी वाला जो गेहूं है वो कितना जाएगा, 14 केजी जाएगा। ये एकदम सही आंसर है, ठीक है। एक बार और मैं बता देता हूं, आपसे कहा है ए वाला जो गेहूं है वो टोटल का कितना है ये देखोगे, और जिस बॉक्स में जाना है, सी बोलेंगे तो सी, बी बोलेंगे तो बी, ए बोलेंगे तो ए, है ना, ये रखना है। बी वाला गेहूं बोलते कि बी वाला सी में कितना जाएगा, तो बी मतलब 36 यहां रखते, और 84 यहीं के यहीं रहता। बी वाला गेहूं ए में कितना जाएगा, तो ये तो 36 ही रहता, ए में कितना, तो यहां पे आप 24 रखते। ऐसे आपको बस उलट पुलट करना है। आया समझ में। नेक्स्ट, छः छः 13, एक एक 2, ये वाला क्वेश्चन हम कर चुके हैं पहले। हो गया, देखें, समझना। किसी भंडार घर में रखे नारंगी मतलब ऑरेंज, पाइनएप्पल और मिक्स्ड फ्रूट के जूस के बॉक्स रखे हुए, रस के डिब्बों की संख्या का अनुपात
तो ऑरेंज जूस के कितने बॉक्स हैं? 8। पाइनएप्पल के कितने हैं? 9। और मिक्स्ड फ्रूट के कितने हैं? 15। इतना ठीक है। नारंगी अनानास मिश्रित फलों के रसों के क्रमशः 25%, 33.33% एंड 20% बिक्री हो गई। बचे हुए का रेशो बताओ। मुझे एक बात बताइए, 25% का मतलब क्या होता है? 1/4 है ना। 33.33% का मतलब क्या होता है? 1/3। ये सब परसेंटेज में हम सीखेंगे बस, है ना। 20% का मतलब क्या होता है? 1/5। इनका मतलब पता है क्या है? 1/4 का मतलब होता है कि अगर आपके पास 4 चीजें हैं तो एक बिक गई, है ना। 4 में से एक बिक गई तो बची कितनी? 3/4। 3 में से एक की सेल हो गई तो बचा कितना? 2/3। 5 में से एक गया तो बचा कितना? 4/5। ठीक है। अगर ये कैंसिल हो रहे हैं तो कर दो। 4 से कैंसिल हो जाएगा 2 बार तो ये बन जाएगा 6। 3 से ये भी कैंसिल हो जाएगा 3 बार तो बन जाएगा 6। 5 से ये कैंसिल हो जाएगा 3 बार तो बन जाएगा 12। क्या ये और कैंसिल हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। तो ये कितनी बार हो जाएगा? 1 1 2। ये आपका आंसर है। ऐसा हमने क्वेश्चन शुरुआत की क्लासेस में किया था। और आपको मैं याद भी दिलाता हूं कौन सा क्वेश्चन था। एक क्वेश्चन मैंने बताया था कि भोजन, शिक्षा और किराए पे खर्च का अनुपात, याद है? दूसरी या तीसरी क्लास में आपको करवाया था। वही सवाल है। वहां पे परसेंटेज था, यहां पे आपको परसेंटेज को हमने फ्रैक्शन में बदल लिया। आपकी अगर इच्छा हो तो आप यहां 75% रख लो। भाई 25% गया तो बचा कितना? 75। 33.33% गया तो बचा कितना? 66.66। पर उसको बदलने में फिर बदलना पड़ेगा। बेटर कि हम पहले ही उसको कन्वर्ट कर लें। हमेशा याद रखना, परसेंटेज चैप्टर में आपको मैं सिखाऊंगा, जब भी प्रतिशत कठिन आए या प्रतिशत आए आप उसको हमेशा फ्रैक्शन में, भिन्न में कन्वर्ट कर लो। एकदम आसानी से आपका प्रश्न हल हो जाएगा, है ना। 4 में से एक गया तो बचा 3/4। 3 में से एक गया 2/3। 5 में से एक गया 4/5। और सिंपल हमने इसको सॉल्व किया है और कुछ नहीं किया। क्लियर है? ओके है सबको? नेक्स्ट। जल्दी बोलो। एलसीएम लिया तुमने? ये 4 से 8 कितनी बार कटेगा? 3 से 9 तो ये कहां से आया? 2 3 बार अभी के अभी बता दिया मैंने। 4 में से एक घटाओ, ये 3/4 है। किसी बुजुर्ग, जो बुजुर्ग लोगों ने सही कहावत बना के गए ना, रामायण खत्म हो गई और आखिरी में पता ही नहीं सीता और राम कौन थे। करो जल्दी इसको। क्या बात है। देखो, एक चैप्टर अगर आपने पढ़ा है जिसका नाम है हिंदी में मिश्रण और इंग्लिश में इसको बोलते हैं मिक्सचर एंड एलिगेशन, है ना। जब ये चैप्टर आप पढ़ेंगे तब आपको समझ में आएगा कि इस चैप्टर की ट्रिक को हम कई जगह यूज करते हैं, है ना। ये आपके रेशो हो, परसेंटेज हो, सिंपल इंटरेस्ट हो, टाइम एंड वर्क हो, ये हर जगह लगता है। तो जब भी ये चैप्टर पढ़ेंगे तब मैं आपको बताऊंगा। लेकिन यहां पे आप अभी फिलहाल समझ लो मिश्रण का नियम क्या होता है। एक दो कक्षाएं हैं ए और बी, उनके बच्चों को मिलाया गया। औसत अंक 25 और 40 हैं और सबका 30 है। देखो, कक्षा ए के बच्चों के एवरेज मार्क्स हैं 25, बी के बच्चों के एवरेज मार्क्स हैं 40। और जब आपने इन सबको कंबाइंड कर दिया तो ओवरऑल क्लास के एवरेज मार्क्स कितने आए? 30। ठीक है। तो
तो ये जो मैंने जिस पैटर्न में लिखा है ना, इस पैटर्न को बोलते हैं मिक्सचर एलिगेशन का पैटर्न। मतलब एक वैल्यू इस तरफ, एक वैल्यू इस तरफ, और बीच में हमेशा ओवरऑल या एवरेज वैल्यू रखी जाती है और क्रॉस में इसको घटाया जाता है ना। 25 और 30 का डिफरेंस कितना आएगा? 40 और 10 का डिफरेंस कितना आएगा? 10। 10 और 5 और शॉर्ट हो सकते हैं 2:1। और ये जो रेशो होता है ना, ये रेशो हमेशा क्वांटिटी का या नंबर का होता है। रेशो ऑफ इसको क्वांटिटी बोल सकते हो या रेशो ऑफ नंबर्स बोल सकते हो। तो ए और बी में लड़के लड़कियों का अनुपात कितना होगा? 2:1। ए इसका आंसर आएगा। अगर आपको कम समझ में आया है, आपको लग रहा है सर ये क्यों होता है, इसको मिक्सचर एलिगेशन में मैं आपको बताऊंगा, है ना। फिलहाल आप बस इतना समझें कि ये एक वैल्यू है, ये दूसरी वैल्यू है, और ये इन्हीं की ओवरऑल वैल्यू है, और इसको क्रॉस में घटाते हैं। 25-30 का डिफरेंस, 40-30 का डिफरेंस, और ये रेशो हमेशा उनकी क्वांटिटी का या उनकी संख्या का आता है, ये याद रखना। ठीक है, समझ में आया सभी को? नेक्स्ट। नब्बे प्रतिशत प्रश्न के हल होने की संभावना इस बात पे निर्भर करती है कि आप कितने अच्छे से पढ़ रहे हैं, है ना। कभी भी ऐसे बस पढ़ा मत करो, हमेशा ध्यान से मन लगा के पढ़ा करो, और ये आदत बनाओ, क्योंकि एग्जाम में आपके पास समय कम रहेगा और एक प्रश्न को एक बार में पढ़ के ही समझना है। तो आदत अभी से बनाओगे तो वो आदत बनेगी और आपको एक बार में पढ़ के प्रश्न समझ में आने लगेंगे, है ना। इसलिए ध्यान से पढ़ा करो, कभी भी प्रश्न पढ़ते हो शब्दों पे ध्यान दिया करो। आपकी जो समस्या है ना, सर आप बताते हो तो समझ में आ जाता है, हम करते हैं तो बनता ही नहीं हमसे। उसके पीछे कारण नया मैं कुछ नहीं बताता हूं, हमेशा वही चीजें बताता हूं जो आपने पढ़ी हैं, लेकिन आप पढ़ने में गलती करते हो। इसलिए पढ़ा करो प्रश्न को बहुत अच्छे से। बाकी थोड़े बहुत नए कंसेप्ट तो आते ही रहते हैं। ठीक है, देखिए दो विद्यालय हैं ए और बी, जिनमें कुल 990 बच्चे हैं। ए में बच्चों का 5% में कमी हुई, बी में 14% की वृद्धि हुई, जिससे दोनों की संख्या समान हो गई। दोनों स्कूल्स के बच्चे जो हैं वो इक्वल हो गए। ए और बी में बच्चों की संख्या का अनुपात बताओ। अब सुनिएगा बात, दोनों स्कूल में कितने बच्चे हैं? 990। चलो एक बात हो गई। आपसे कहा है कि ए के विद्यालय में, अब ये थोड़ा सा परसेंटेज से मिक्स हो गया, मतलब ये जो कुछ क्वेश्चंस हैं परसेंटेज रेशो मिक्स है, इसलिए भी थोड़ा सा आपसे अभी कम बनने की संभावना है। आपको पता है प्रतिशत में हर चीज 100 होती है, अगर वृद्धि होगी तो प्लस, कमी होगा तो माइनस। स्कूल ए में 5% की कमी हो गई, मतलब स्कूल ए में कितने बच्चे बचे? हर चीज 100 होती है, 5% बच्चे कम हो गए तो कितने बचे? 95। और स्कूल बी में 14% बच्चे बढ़ गए, मतलब कितने हो गए? 114। और जब ऐसा हुआ तो ये दोनों क्या हो गए? समान हो गए। बोला ए में 5% कम हुए और बी में 14% बढ़ गए, तो दोनों स्कूल के बच्चों की संख्या कैसी हो गई? बराबर हो गई। तो बराबर लगा सकते हैं बीच में, और बराबर लगाते ही आपको याद आना चाहिए, हम लगभग रोज बात करते ही हैं कि कभी भी बराबर आया तो अनुपात क्या होता है? पलटता है। ये हमने हर बार बात की है और ये हर जगह लगेगा। तो ए को इधर ले लो, बी को इसके नीचे लो, परसेंटेज से परसेंटेज कैंसिल, इधर आएगा 114, इधर आ जाएगा 95। अच्छा ये और कैंसिल हो जाएगा क्या? किससे कैंसिल होगा? 19 से 5 बार और ये 19 से 6 बार। तो ये आ गया, क्या आ गया? ये आ गया ए और बी में उपस्थित विद्यार्थियों की संख्या। अच्छा कुल बच्चे कितने हैं? 990। तो 6 और 5 11, 1 बराबर 90। तो आपसे क्या पूछा है? ए के विद्यार्थियों की संख्या का विद्यालय बी, अच्छा अनुपात ही पूछा है क्या? बस तो यही, ये तो आंसर ही आ गया, फिर मैं समझा संख्या पूछी है, ये आंसर है।
आया समझ में? है ना? ए में 5% कम हो गए, 100 में से 5 गया 95। इसमें 14% बढ़ गए, तो दोनों बराबर हो गए, दोनों समान हो गए। समान मतलब आप क्या लगाओगे? इक्वल, बराबर। ए यहीं रहेगा, बी नीचे आएगा। 114 बटे में 95, रेशो बन गया 6 और 5 का। खत्म। इजी था या टफ था? पर पहले कैसा लग रहा था? पता नहीं क्या होगा इस बार तो, है ना? पर निकला एकदम आसान। इसका आंसर तो आप में से बैठा हर बच्चा दे सकता है, इतना आसान प्रश्न है, और देना ही है आंसर इसका। हम्म। 5000। देखो, दो क्रमागत वर्षों की मेरी आय 2 और 3 अनुपात में है। एक ही व्यक्ति यहां पर है, उसकी इनकम का रेशो है ना? इनकम का रेशो कितना है? तो वो है 2 अनुपात 3। अगर ये लास्ट ईयर की है, तो ये कौन से ईयर की है? प्रेजेंट की है ना? और उसके एक्सपेंडिचर मतलब खर्च का अनुपात भी दिया है कि लास्ट ईयर और प्रेजेंट ईयर का उसका रेशो क्या है? तो वो है 5:9। यदि मेरी आय दूसरे वर्ष में 45,000 और पहले साल का खर्चा 25,000 है, तो कुल बचत बताइए। देखो, कुछ नहीं है, दूसरे साल की उसकी इनकम कितनी है? 45। ये ये लास्ट, ये प्रेजेंट। तो दूसरे साल की उसकी आय 45,000 है, तो 3 = 45,000। और पहले साल का खर्चा 25,000 है। पहले साल का खर्चा 25,000 है, मतलब 5 की वैल्यू 25,000 है। अब आप देखना, अगर 3 की वैल्यू 45,000 है, तो एक की वैल्यू कितनी? 15,000। 45,000 में 3 का भाग दोगे, 1 की वैल्यू 15,000। एक बराबर 15,000, तो दो बराबर कितना? 30,000। ठीक है, उधर चलते हैं। 5 की वैल्यू 25,000 है, तो 25,000 में 5 का भाग दिया, एक की वैल्यू 5,000। अगर एक की वैल्यू 5,000, तो 9 की वैल्यू कितनी? 45,000। अब ध्यान से सुनना, उसने पिछले साल 30,000 कमाया और 25,000 खर्चा किया। कितना कमाया? 30,000। खर्चा कितना किया? 25,000। तो कितना बचाया? 5,000। और इस साल कितना कमाया और खर्चा कितना किया, तो कितना बचाया? तो टोटल कितना बचाया? ये आंसर है। आया? है ना? पिछले साल 30,000 कमाया, खर्चा 25,000 का किया, 5,000 बचाया। इस साल 45 कमाया, 45 खर्चा किया, तो बचाया 0। तो दोनों साल की कुल बचत क्या मानी जाएगी? 5,000। इतना सा था। ओके, नेक्स्ट। 2 बार अच्छे से पढ़ना आप इसको, है ना? फिर मैं बताता हूं।
5/8, 1/2 बता दूं, देखें। एक बटे दो और 5/8, दो ऑप्शन आ रहे हैं। ऑनलाइन वाले केवल एक ही आंसर बता रहे हैं, वो नहीं बताऊंगा। अच्छा। ऑनलाइन में भी दो, अब दोनों ऑप्शन आ रहे हैं, 5/8 और 1/2। हम्म, देखें, सुनिए। एक कार्यालय में कर्मचारियों की कुल संख्या के 5/8 पुरुष हैं, ठीक है। आप पहले तो ये बताइए कि आपको क्या भिन्न की इतनी समझ है कि इस 5/8 का क्या मतलब होता है। कभी भी कोई भिन्न लिखा है, इसका हमेशा मतलब होता है कि जो नीचे है वो टोटल और जो ऊपर होता है वो उसी का एक पार्ट होता है ना। अगर उन्होंने बोला कि आपके कार्यालय में दो प्रकार के लोग हैं, अगर पुरुष हैं तो महिला भी हैं, है ना। 5/8 पुरुष का मतलब यह है कि अगर टोटल कर्मचारी मान लीजिए 8 होंगे, तो उसमें से पुरुष कितने होंगे, 5, तो महिलाएं कितनी होंगी, 3। ये इनडायरेक्ट मतलब निकलेगा 5/8 का। 8 में से 5 पुरुष हैं, 8 में से 5 पुरुष हैं, तो महिलाएं कितनी हो गई, 3। आगे बढ़ते हैं। अब पुरुषों में गैर तकनीकी श्रमिकों की संख्या 2/5 है, मतलब नॉन टेक्निकल लोग 2/5 है, और महिलाओं में 2/3 टेक्निकल हैं। कर्मचारियों की कुल संख्या का कितना हिस्सा तकनीकी कर्मचारी है। मुझे एक बात बताना, इन 5 लोगों में दो प्रकार के लोग हैं, कुछ लोग टेक्निकल हैं और कुछ लोग नॉन टेक्निकल हैं, है ना। ये बताइए 2/5 का मतलब क्या हुआ। 5 में से दो लोग कौन है, नॉन टेक्निकल है। तो अच्छी बात यह है कि यहां भी 5 है और वहां भी 2/5 है, मतलब 5 पुरुषों में से दो लोग कैसे हैं, नॉन टेक्निकल हैं, तो टेक्निकल कितने होंगे, 3। अच्छा, अब महिलाओं में आ जाओ, तो महिलाओं में टेक्निकल और नॉन टेक्निकल ले लो। तो आपसे बोला है महिलाओं में 2/3 टेक्निकल है, महिलाएं वैसे भी 3 है, उसमें से दो कैसी हैं, टेक्निकल हैं। तो दो अगर टेक्निकल हैं तो एक क्या होंगी, नॉन टेक्निकल होंगी। अच्छा जी, अब आपसे बोला है कुल संख्या का कितना हिस्सा तकनीकी कर्मचारी हैं। मुझे यह बताइए कि टोटल कर्मचारी कितने हैं, 8, और टोटल टेक्निकल लोग कितने हैं, टेक्निकल लोग कितने हैं, 5। तो टोटल टेक्निकल लोगों का फ्रैक्शन क्या बनेगा, बस इतना था। आया समझ में, है ना। एक बार और बता रहा हूं, सुन लो। मेन खेल है इस बात की समझ का कि 5/8 मतलब अगर टोटल लोग 8 हैं तो उसमें से पुरुष 5 है, महिलाएं 3 हैं। फिर बोला है पुरुषों में 2/5 नॉन टेक्निकल है, 2/5 नॉन टेक्निकल है, मतलब 5 का 2/5, तो 5 का 2/5 2 ही आएगा। 5 में से दो लोग नॉन टेक्निकल हैं, तो 3 कैसे होंगे, टेक्निकल होंगे। महिलाओं में 2/3 टेक्निकल है, मतलब 3 में से दो टेक्निकल हैं, तो एक क्या होंगी, नॉन टेक्निकल। तो टोटल 8 कर्मचारियों में से टेक्निकल लोग कितने हैं, 5, 5/8। इतना सा काम था। ओके है, क्लियर यहां तक सभी को। चलो, तो एक क्वेश्चन आपको इसी प्रकार का होमवर्क में देते हैं, है ना। ये आप करके लाएंगे, और इस प्रकार के 2-3 क्वेश्चंस हैं जो अलग अलग थोड़े से भाषाओं में चेंज है, तो इनको हम कल करते हैं, कल इस चैप्टर को फिनिश करेंगे, ठीक है, क्लियर है। चलिए, तो बाकी कल मुलाकात होती है, कल फिनिश करते हैं, मंडे से नया टॉपिक शुरू करेंगे। जय हिंद, जय भारत, बोलिए भारत माता की। धन्यवाद।